बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इससे पहले तक जो हम चैप्टर्स हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अलोंग विद जो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे उनके साथ। ठीक है। अच्छा, एक काम मैं और करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, और स्पेशली एमकेट के हवाले से भी है, जो कि मेडिकल वालों के जो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर फिजिक्स के बनते हैं वो वाले भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ गूगल ड्राइव के ऊपर, या मैंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, और उस वेबसाइट के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ मटेरियल को शेयर करूँ। ठीक है। तो उसमें से आप जितना चाहे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 16 तक जो कुछ हमने पढ़ा इसके क्वेश्चंस हमें नजर आ रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 17, 18, 19 और 20 की बातें इतनी ज्यादा हमें नजर नहीं आई, और खास तौर पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना नजर नहीं आया। तो जो चंद चीजें हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रही थी वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि ये न्यूमेरिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये है बेसिकली कि 19th सेंचुरी या बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी हमें कुछ ऐसे फिनोमिना फिजिक्स में मिलने शुरू हुए जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे उस वक्त जो फिजिक्स हमारे पास मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है हमने फिर अपना जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के वो चेंज किए। क्या हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वो गलत साबित हो गए? इस सवाल का जवाब है जी नहीं, वो गलत साबित नहीं हुआ। वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे स्टिल वैलिड है। मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इट इज बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। जो पुरानी फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स उतनी ही वैलिड है, उतनी ही एक्यूरेट है जितनी कि अब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो कुछ जिन एस्पेक्ट्स के लिए है उन एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा में जो सबसे पहले हमारे पास थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमारे पास ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी। दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक को हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरे को हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोनों में फर्क समझ लें है क्या। अगर हमारा फ्रेम यानी जो भी चीज हमारी मूव कर रही है, अगर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये हमारे पास चला जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। तो जो चीज मूव करती है उसे हम बेसिकली कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, ठीक है, दो बातें याद रखिएगा कि अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या वो किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ये हमारे पास आ जाता है किसमें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अच्छा, रेस्ट की जहां तक बात है हमें नहीं मालूम। मिसाल के तौर पे मेरे लिहाज से तो ये कमरा जिसमें मैं मौजूद हूँ, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कमरा रुका हुआ है रेस्ट में, लेकिन हम आप जानते हैं कि कमरा रेस्ट में नहीं है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, स्पिन भी कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ मूव कर रही है हमारी। ठीक है। लेकिन हमें उसकी मोशन का मालूम नहीं हो रहा क्योंकि बड़ी यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब भी कोई चीज रेस्ट में होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो इसके लिए जिस लॉ की हम बात करते हैं वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ को जो फॉलो कर रहा होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास। ओके। तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेगी जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, उसे हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ है जो कि बात करता है कि जब एक्सेलरेशन होती है तब क्या चीज हमें मिलती है, राइट। जहां हमने फोर्स की डेफिनेशन भी एक बार आपसे पूछी थी और फिर उसको हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और फोर्स जब होती है तो जो चीज आपको मिलती है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम मिलता है आपको। यानी जो चीज मूव कर रही है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, अगर वो किससे मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करके हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। ठीक है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए हमारे पास है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बिल्कुल सीधी सी बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो चीज है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। ओके। मैं इस कमरे के हवाले से बात कर रहा हूं तो ये कमरा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आमतौर पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनाते हैं, आमतौर पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे बनाते हैं कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रूम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको ओरिजिन मान लें इस पॉइंट को, तो ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है,
और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। अगर इसमें इसको ओरिजिन मान लूं तो ये एक्स वाई और जेड ये एक्सिस क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास कहलाता है। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसके अलावा भी हमारे पास हैं और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। तो एक्स वाई जेड से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ये है हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप अगर इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, और उस वीडियो के अंदर मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत ही एक्सप्लिसिटली डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे उसको समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम कैसे कर रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पर आज मैं एमकैट के हवाले से सिर्फ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास है एक चीज है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है, जितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जितने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब भी समझ लीजिए, वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इसको फॉलो करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक, मतलब जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जितने भी हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट समझ लीजिएगा, मैंने इक्वल का लफ्ज इस्तेमाल किया। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उन तमाम में जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम अप्लाई हो रहे हैं। वैल्यूज में फर्क हो सकता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करता हूँ जमीन पर तो ये मार्कर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी मूव्स डाउनवर्ड, और अगर मैं इस मार्कर को मैं फर्ज कर लो मून की सरफेस पे खड़ा हूं और वहां पे ड्रॉप करूंगा, अगेन दिस मार्कर विल मूव डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, but the value of the gravity on the earth is approximately 10 meter per second square, 9.8 meter per second square. On the surface of the moon it is 1.6, so the value is different. सही है, वैल्यूज में फर्क है लेकिन लॉ रिमेन्स द सेम। लॉ वहां पे भी ग्रेविटी का लग रहा है और लॉ यहाँ पर भी लग रहा है, तो दोनों इनर्शियल फ्रेम में लॉ लगा है। इसी तरह आप जहाज में सफर कर रहे हो और आप उस जहाज में आपके हाथ में मारकर आप उसको छोड़े तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इवन जहाज के अंदर, एरोप्लेन के अंदर भी यू विल सी द लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल। सो जितने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उन तमाम में जो फिजिक्स के लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं। उनकी वैल्यूज में फर्क हो सकता है, वैल्यूज में फर्क हो सकता है, इसके लिए लफ्ज आ गया इक्विवेलेंट, क्योंकि तमाम में लॉज ऑफ फिजिक्स लग रहे हैं, हम कहते हैं ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इक्विवेलेंट, यानी सब बराबर है इस लिहाज से कि उसमें लॉज लग रहे हैं, इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि वैल्यूज में फर्क हो सकता है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हम चले जाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमें ये बताता है, बड़ी सिंपल जबान में अगर हम बोले तो वो हमें ये कहता है कि वेलोसिटीज जो हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और वेलोसिटीज को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ होता हुआ हमें दुनिया में नजर आता है। ओके, वेलोसिटीज ऐड भी कर सकते हैं और वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे आपने ट्रेडमिल पे देखा होगा हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग किस तरफ रहे हैं, इस तरफ सामने की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जिस ट्रेडमिल के ऊपर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी बेल्ट किस तरफ मूव कर रही है, बैकवर्ड, तो उसकी बेल्ट जो है वो पीछे की तरफ जा रही है और हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो जितनी स्पीड से हम आगे जा रहे हैं उतनी स्पीड से बेल्ट पीछे जा रही है, दोनों की स्पीड बराबर है, तो मैं आपको कहां नजर आऊंगा, उसी जगह पे खड़ा हुआ नजर आऊंगा, कि उसी जगह पे एक जगह पे मैं खड़ा हुआ और भाग रहा हूं, तो मैं ना कहीं आगे जा रहा हूं ना मैं कहीं पीछे जा रहा हूं। अगर मेरी स्पीड और बेल्ट की स्पीड दोनों क्या हो, सेम हो, तो वेलोसिटीज क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं और बेल्ट इस तरफ जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, आप एक बेल्ट एक्सीलरेटर्स कहते हैं, एक्सीलरेटर्स के ऊपर अगर आप खड़े हो जाए वो बेल्ट चल रही होती है, और आप अपनी, अगर आप चलना नहीं चाहते तो एक्सीलरेटर पे खड़े हो जाए तो आपको अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। खासी लंबी बेल्ट होती है, या वो जो स्टेयर्स होती हैं जो कि खुद ही चल रही होती हैं, मुख्तलिफ मॉल्स में आपने देखी होंगी। तो हो क्या है, एक्सीलरेटर इस तरफ जा रही है, मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ हूं तो एक्सीलरेटर मुझे लेके जा रही है, लेकिन अगर मैं उसी एक्सीलरेटर के ऊपर चलना शुरू कर दूं जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेटर मूव कर रही है, तो और मैं भी उस पर चलना शुरू कर दूं, तो वो लोग जो एक्सीलरेटर पे खड़े हैं उनके मुकाबले में मैं जल्दी पहुंच जाऊं। क्या ख्याल है, एक बंदा एक्सीलरेटर पे खड़ा हुआ है और मैं एक्सीलरेटर पे मूव कर रहा हूं, तो मैं उस बंदे से जो खड़ा हुआ उससे पहले पहुंच जाऊंगा।
तो मेरी वेलोसिटीज क्या होगी, ऐड होगी। तो वेलोसिटीज ऐड भी होती है, वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट भी होती है। दिस इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि एक एक्सपेरिमेंट था, माइकलसन एंड मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने ये प्रूफ किया कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है और लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, और लाइट की स्पीड जो कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द मोशन ऑफ द सोर्स, ऑब्जर्वर एंड बोथ, दोनों से। तो ये जो बात है ये अगेंस्ट है उस बात के जो कि अभी मैंने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बताई। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक टॉर्च है मेरे पास, इस टॉर्च को मैं ऑन करता हूं तो इससे लाइट निकलेगी। तो लाइट की स्पीड हम जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है उसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। तो इससे जो लाइट निकलेगी उसकी स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, राइट। लेकिन अगर मैं इस टॉर्च को मूव कराते हुए ऑन करूं तो इससे जो लाइट निकलनी चाहिए उसकी स्पीड मेरे पास ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं टॉर्च को मूव कराते हुए इसको ऑन करता हूं तो जिससे लाइट निकलती है उसकी स्पीड ज्यादा नहीं आती, उसकी स्पीड यही आती है। इसका मतलब ये कि टॉर्च की मोशन जो है उसका कोई इफेक्ट जो इससे निकलने वाली रोशनी है उस पर नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर मैं इस टॉर्च को पिछली तरफ ले जाता हुआ ऑन करूं, इससे रोशनी आगे की तरफ जा रही है, तब भी जो निकलने वाली लाइट है उसकी स्पीड इतनी आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम बातें अगेंस्ट है उस बात के जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम कह रहे हैं कि वेलोसिटीज ऐड भी होती है, सब्ट्रैक्ट भी होती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह आइंस्टाइन ने हमें बताई। आइंस्टाइन ने इसकी वजह बताई। आइंस्टाइन ने कहा कि एक्चुअली तब्दीली होती है, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, चेंज आता है, लेकिन वो चेंज जो आता है वो इसलिए नहीं पता चलता है, कोई और चीज चेंज हो जाती है। इसके आमतौर पे मैं मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो चाहता है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि एक कहानी के तौर पे सुना रहा है उसको ना, एक बाबा मिलता है, वो बाबा कहता है कि बेटा ये चूरन जो है ना रात सोने से पहले पानी में घोल के पी जाना तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। वो बच्चा क्या करता है, जाता है और एक निशान लगा लेता है दीवार पर, समझ आ रही है कि ये मेरी हाइट है, और चूरन पानी में घोल के पी जाता है और रात को उसकी हाइट 2 फीट इंक्रीज हो जाती है। अब निशान यहाँ पर होता है और खुद स्टूडेंट 2 फीट ऊपर जा चुका होता है। तो जो भी इसको देखता है वो हैरान होता है कि भाई तुम्हारी हाइट तो रातों रात 2 फीट इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है जो तब्दीली आई वो नजर आ गई। अब इसी स्टोरी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट था जिसने निशान लगाया हुआ था, उसने चूरन पानी में घोल के पी लिया, रातों रात उसकी हाइट 2 फीट इंक्रीज हुई। लेकिन न जाने उस रात क्या हुआ कि जितनी डायमेंशन थी एक्स वाई जेड, जितनी डायमेंशन थी हमारे पास, वो सारी की सारी डायमेंशन भी 2-2 फीट इंक्रीज हो गई। अब वो जो निशान जो उसने लगाया था वो 2 फीट ऊपर चला गया। मेरी बात समझ लें, जिस निशान को उसने रेफरेंस बनाकर अपनी हाइट को मेजर करना था वो निशान भी 2 फीट ऊपर चला गया। तो क्या उस स्टूडेंट को पता चल सकेगा उसकी हाइट इंक्रीज हुई है? आंसर इज नो, उसको पता नहीं चलेगा। वो तो ये बोलेगा मेरी हाइट कभी इंक्रीज नहीं, बट वी नो उसकी हाइट इंक्रीज हुई है। तो ये मिसाल आपको एक बात समझा रही है कि जिस चीज को रेफरेंस बनाकर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वही चीज चेंज हो जाए जिसको रेफरेंस बनाकर आप कर रहे हैं, तो फिर आपको कभी ये पता नहीं चल सकता कि जो तब्दीली आई थी, जो चेंज आया था वो कितना आया। तो आइंस्टाइन ने कहा कि बेसिकली जब भी कोई चीज हाई स्पीड के ऊपर मूव करती है, जिसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होती है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब है एक ऐसी स्पीड जिसको आप कंपेयर कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट से। मिसाल के तौर पे एक स्पीड की मैं बात कर रहा हूं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से 2 टाइम्स कम है, एक स्पीड की बात कर रहा हूं जो स्पीड ऑफ लाइट से 5 टाइम्स कम है, एक स्पीड की बात कर रहा हूं जो स्पीड ऑफ लाइट से 10 टाइम कम है। तो इस स्पीड को मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड। हर ऐसी स्पीड व्हिच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट इज नोन एज रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो उसने कहा जब रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर जो तब्दीली आती है उसका इसलिए पता नहीं चलता कि जिन चीजों से हम उसको मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो तमाम चीजें भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, राइट। इसको उसने कहा था कंसीक्वेंसेस। तो सबसे पहले हम आइंस्टाइन के 2 पोस्टुलेट की बात कर रहे थे कि आइंस्टाइन ने कहा क्या। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट तो वही जिसको मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, मतलब जितने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तमाम आपस में इक्विवेलेंट है। नंबर 2, उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। ये बात समझ आ रही है? जो माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, उसको उसने पोस्टुलेट बना दिया। उसने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी और इस स्पीड ऑफ लाइट का ताल्लुक ना तो सोर्स से होगा, ना ऑब्जर्वर से होगा, ना दोनों से होगा। दोनों की जो बेशक मोशन हो स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। ये सेकंड पोस्टुलेट था इसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ये जो सेकंड पोस्टुलेट है
बेसिकली ये सेकंड पोस्टुलेट के कुछ कंसीक्वेंसेस है। जिस तरह मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी वो बच्चा चूरन घोल के पानी में पिएगा अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए, तो डायमेंशन भी चेंज होंगी। तो डायमेंशन जो है वो जो चेंज हो रही है, वो डायमेंशन जो है वो कंसीक्वेंसेस है। डायमेंशन विचारों को भुगतना पड़ता है, डायमेंशन को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है जब भी वो बच्चा चूरन पीता है। तो जब भी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आने लगता है तो कोई और चीजें तब्दील हो जाती है, जिस वजह से स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हमें मालूम ही नहीं होता। वो जो कुछ चेंज होता है उसे हम कहते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझ में आ रही है कंसीक्वेंसेस क्या है? कंसीक्वेंसेस कहते हैं ना किसी नतीजे को भुगतना। कहते हैं ना अगर तुमने ये गलत काम, अगर तुमने काम गलत किया तो इसके कंसीक्वेंसेस तुम पर है, मतलब तुम इसके नतीजे को भुगतोगे। ओके, तो कंसीक्वेंसेस का मतलब होता है किसी चीज का नतीजा भुगतना। तो इन ऑर्डर टू कीप द स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, समथिंग एल्स मस्ट बी चेंज। और वो जो समथिंग एल्स मस्ट बी चेंज है, दे आर द कंसीक्वेंसेस। वो बेचारे भुगत रहे। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। अब वो जो कंसीक्वेंसेस हैं, यानी वो जो चीजें चेंज हो रही हैं, वो कितनी चेंज हो रही हैं, उसको हम जिस चीज से एवेलुएट करते हैं उसे हम कहते हैं लॉरेंस फैक्टर। और लॉरेंस फैक्टर हमारे पास क्या है? बड़ी सीधी सी बात है, √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसमें v हमारे पास क्या है? रिलेटिविस्टिक स्पीड, और c हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फैक्टर। ओके, ये लॉरेंस फैक्टर बेसिकली बताता है कि कितना हम डेविएट हो रहे हैं, कितना हमारे जो कंसीक्वेंसेस के लिए हम बात करने जा रहे हैं वो कितना अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो उनमें कितनी तब्दीली आ रही है। इट कैन बी एवेल्युएटेड फ्रॉम द लॉरेंस फैक्टर। सो देयर आर 4 कंसीक्वेंसेस। जो पहला कंसीक्वेंस है हमारे पास, हम कहते हैं मास वेरिएशन। मास वेरिएशन हमें कहता है कि मास चेंज होता है इस तरीके से कि m नॉट डिवाइडेड बाय लॉरेंस फैक्टर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसमें हमारे पास m नॉट क्या है? m नॉट है हमारे पास रेस्ट मास है, और m हमारे पास, ये जो m है ये हमारे पास कहलाता है रिलेटिविस्टिक मास। ओके, तो अब जनाब ये क्या करता है, फर्ज करेंगे अगर हम कहते हैं इफ v इज इक्वल टू 0, यानी बॉडी किसमें है? रेस्ट में। तो अगर आप v की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो 0 अपॉन c 0, और 1 माइनस 0 तो 1, 1 का रूट 1। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m इज इक्वल टू m नॉट, व्हिच मींस कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी किस्म का मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट क्या हो? रुका हुआ। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं इफ v इज इक्वल टू c, क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो v की जगह पे c लगाइए तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 1। तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, और 0 का रूट क्या होता है? 0। डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आंसर इंफिनिटी हो जाता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस इंफिनिटी को हम कहते हैं अनडिफाइंड, यानी ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि मास इनफिनिट होने का क्या मतलब है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यानी जब स्पीड कम थी तो मास जो था सो था, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हमने इतनी कर दी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दी, तो अब उसका मास बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? इनफिनिट हो गया। इनफिनिट का मतलब है कि अब वो इस यूनिवर्स में समा नहीं सकता, जो चीज हम नहीं देखते। तो इसका मतलब है कि मास का बढ़ना अब हमारे लिए अनडिफाइंड है। ओके, तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो बहरहाल ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसका मास जो है सो है, जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो मास इंक्रीज होता रहेगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड कि ऐसा होता है, मास इंक्रीज करता है। मैंने अपनी वीडियो में, जो कि मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बनाई हुई है, उसके ऊपर मैंने लॉस को, मैंने एक्सपेरिमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से सब कुछ होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि लंबाई का सिकुड़ जाना, लेंथ का कम हो जाना। तो ये हमारे पास है L इज इक्वल टू L नॉट मल्टीप्लाई बाय लॉरेंस फैक्टर, ये हमारे पास है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखिए कि लॉरेंस फैक्टर जो है वो L नॉट हमारे पास है रेस्ट लेंथ। जिस तरीके से इस कमरे में ये मार्कर जो रुका हुआ है, इसकी जो भी लेंथ है वो रेस्ट लेंथ कहलाएगी, लेकिन ये मूव करना शुरू करे तो इसकी लेंथ में चेंज आना शुरू होगा, वो लेंथ कहलाएगी रिलेटिविस्टिक लेंथ हमारे पास। ओके, अच्छा, इसमें भी अगर मैं करता हूं इफ v इज इक्वल टू 0, अगर बॉडी रुकी हुई है तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे 0 पुट करें तो 0 अपॉन c इज 0 और 1 रह जाएगा, 1 का रूट 1 होता है। तो L इज इक्वल टू L नॉट, इसका मतलब अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसके लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन अगर उस बॉडी की स्पीड को आप बढ़ाते बढ़ाते स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ले जाएं तो दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 0, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कैंसिल होकर 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय नॉट 0। ओके, यानी लेंथ क्या हो जाएगी, इसको हम कहते हैं लेंथ वैनिश, लेंथ गायब हो जाएगी, लेंथ हमें नहीं मिलेगी। तो जो चीज बहुत हाई स्पीड से मूव करती है उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने जाती है, और अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो लेंथ खत्म हो जाएगी। जो अगला हमारे पास कंसीक्वेंस है उसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है फैल जाना, तो वक्त का फैलना। तो वक्त का फैलना क्या है, इसको हम कहते हैं t is equals to t naught upon under root 1 minus v square upon c square। तो लॉरेंस फैक्टर इस तरह डिवाइड हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, देखिए t naught उस घड़ी का टाइम है जो कि रुकी हुई है, और t उस घड़ी का टाइम है जबकि यानी अगर उस घड़ी को हम मूव कराना शुरू कर दें तो जब घड़ी मूव करेगी तो उसका टाइम चेंज हो गया, रिलेटिविस्टिक टाइम हो जाएगा। ओके, तो t नॉट का मतलब है रेस्ट क्लॉक का टाइम, और t का मतलब है कि जो मूविंग क्लॉक है उसका टाइम, या रिलेटिविस्टिक टाइम इसको कह सकते हैं। ओके, बिल्कुल सेम स्टोरी यहां पर भी है। अगर मैं कहता हूं इफ v is equal to 0, बॉडी रुकी हुई है, इसका मतलब है कि t is equal to t नॉट, टाइम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं if v is equal to c, तो इसका मतलब है t is equal to infinity, t हमारे पास infinity आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये infinity हमारे पास डिफाइन है। इस infinity का मतलब है जो टाइम है, टाइम स्टॉप, वक्त क्या हो गया, रुक गया। क्यों रुक गया, इस ये जो t है, इस t इंफिनिटी में टाइम स्टॉप है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जब कोई घड़ी चलना शुरू करती है तो उसके जो सेकंड्स के दरमियान गैप है वो गैप ज्यादा हो जाता है। यही मतलब है ना डायलेशन का, फैल जाना। यानी अगर मैं कहूं 1 2 3, तो आप बोलेंगे आप सेकंड काउंट कर रहे हैं, जो जितना आप गैप दे रहे हैं ना 1 2 3 के दरमियान जो गैप है दिस इज योर सेकंड। लेकिन मैं कहूं 1 और फिर काफी देर बाद बोलूं 2, तो 1 और 2 के दरमियान जो गैप है मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी अब मेरा 1 सेकंड के बाद जो दूसरा सेकंड है वो देर से आया है, तो जो टाइम है वो डायलेट हुआ है। तो अगर 1 सेकंड के बाद अगला सेकंड कब आए, इंफिनिटी, यानी अगला 1 सेकंड के बाद जो अगला सेकंड है उन दोनों सेकंड के दरमियान जो गैप है वो बढ़ते 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 कितना हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, तो अगला सेकंड तो नहीं आने वाला, टाइम स्टॉप। ये मतलब है टाइम डायलेशन का, कि गैप्स between the second increases, and when you reaches to the speed of light, when the object speed reaches to the speed of light, that gap increases to the infinity, which means time is stopped now, वक्त रुक गया। ओके, ये हमारे 3 कंसीक्वेंसेस हैं। जो चौथा कंसीक्वेंस है उसे हम कहते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप है हमारे पास, जो आइंस्टाइन ने बताई कि जी यहां देख लीजिए कि E जो है वो किसके बराबर है, mc स्क्वायर के बराबर है। Which means कि अगर हम किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट लें तो m को अगर हम ये मास को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी मास है हमारे पास वो मास बेसिकली फ्रोजन एनर्जी है। जैसा ये मार्कर है तो ये मार्कर इस वक्त एक जमी हुई एनर्जी है, समझ में आ रही है। जब ये मूव करेगा तो ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा। तो जो मास हमें नजर आ रहा है वो मास को हम फ्रोजन एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। mc स्क्वायर आपको सिंपल ये बताता है कि किस तरीके से आप किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके भी कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमारे पास हैं, राइट। तो यहां जाकर ये चीज हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर हम मजीद कुछ बात और भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो तब उसकी जो एनर्जी है, यानी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सो दिस इज द एनर्जी, E is equal to mc स्क्वायर। और अगर ये मार्कर जिस तरह इस कमरे में रुका हुआ है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसको हम लिखते हैं E नॉट इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर। बात समझ आ रही है। इसको हम कहते हैं रेस्ट मास। ये m नॉट हमारे पास क्या कहलाता है, रेस्ट मास। तो ये E नॉट क्या कहलाएगा, रेस्ट मास एनर्जी। तो एक मास जो रुका हुआ है वो कितनी एनर्जी हो सकती है, इस फॉर्मूले से आएगा। तो जब ये मास मूव करना शुरू कर देता है तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी E। तो हम एक इक्वेशन और भी लिखते हैं, हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास, ये याद रखिएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी में से माइनस कर दे रेस्ट मास एनर्जी को,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों में ई में और ई नॉट में दोनों में सी स्क्वायर कॉमन है, तो अगर सी स्क्वायर को आप कॉमन ले लें तो आपके पास बचा m माइनस एम नॉट। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशंस को लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन भी न्यूमेरिकल में यूज होती हैं। वी विल सी कि अगर इससे कोई न्यूमेरिकल आया तो हम उसको देख लेंगे इसको, राइट। तो ये इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास। याद है, अगर मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसमें मैंने आपको सिर्फ वो अहम पॉइंट्स बताए हैं जो अहम पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी हैं। तो ये जो चीज है जिसको बोर्ड पे लिखी हुई है, मेरा ख्याल है सिर्फ यही एमकेट के हवाले से, एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से बोर्ड ने, क्योंकि इसी में वो न्यूमेरिकल बना सकता है, कोई क्वेश्चन बना सकता है जिसको हमें सॉल्व करना होगा, राइट। कि कोई वेलोसिटी वो दे दे या हमसे कोई पूछ ले कि v0 या vc है तो क्या होने वाला है। तो बस ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक जो बातें हुई, ओके। और बाकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसमें पोस्टुलेट के तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, दो पोस्टुलेट। और आपको पता होना चाहिए लॉरेंस फैक्टर √1 - v²/c²। ओके, इसको देख लीजिए। इसके बाद मैं जो है वो शुरू कर रहा हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगला जो मेरा टॉपिक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास क्या होता है? ये जो ब्लैक बॉडी है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम बात कर रहे हैं उन बॉडीज की जिनका रंग काला होता है, रंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं समझा देता हूँ कि ब्लैक बॉडी क्या है। और बाय द वे, जो व्हाइट और ब्लैक हैं, दे आर नॉट कलर। रिमेंबर, व्हाइट एंड ब्लैक, दे आर नॉट कलर, दे आर द इफेक्ट्स। अगर कोई बॉडी तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो वो जो अपीयर होती है वो ब्लैक अपीयर होती है। और अगर कोई बॉडी तमाम उस पर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को इमिट कर दे तो वो अपीयर होती है व्हाइट। तो व्हाइट एंड ब्लैक, दे आर नॉट कलर, दे आर द इफेक्ट्स। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जितने भी हमारे इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं, वो दो काम तो करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करते हैं, रेडिएशन इमिट भी करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं हूं इस कमरे में, मुझे हीट है, मैं हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ। और अगर मैं किसी ठंडी जगह पर चला जाऊंगा तो मैं हीट इमिट भी करूंगा। तो जितनी भी बॉडीज हैं वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रही हैं, हीट इमिट भी कर रही हैं। हीट एब्जॉर्ब की एक वैल्यू है कि इतनी हीट एब्जॉर्ब करती हैं, इस तरह हीट इमिट करने की भी एक वैल्यू है कि भाई इतनी हीट इमिट करती है। तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हीट एब्जॉर्बर भी होते हैं और हीट इमिटर भी होते हैं। तो हीट बेसिकली यहाँ पर जो हीट है, उस हीट को के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं रेडिएशन का। ठीक है, तो यहां पर हम बार बार लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज बोलेंगे रेडिएशन। पर इस रेडिएशन को आप वो जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस जो होती है ना, अल्फा बीटा गामा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह, उसके ऊपर मत ले जाइएगा। यहाँ रेडिएशन से हमारे ज़हन में जो मतलब है वो क्या है, वो हीट है। ओके, हीट यानी टेम्परेचर की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। और बेसिकली जिस चीज को हम समझने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनिवर्स में हमें जो हेवनली बॉडीज है, जैसे स्टार हैं, हमारा सूरज भी एक स्टार है, तो इनमें से जो लाइट निकल रही है या ये जब बने थे तो क्या थे, अब ये क्या है और आगे जाकर ये क्या हो जाएंगे। जैसे हमारा सूरज जब अपनी जिंदगी पूरी कर लेगा, अपनी उम्र के आखिरी अयाम में होगा, तो सूरज क्या बन जाएगा। ठीक है, यानी जिससे वो रेड जॉइंट बनेगा या ब्लैक होल बनेगा, क्या बनेगा। तो तमाम चीजों की जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर। ब्लैक बॉडी, हम जिस ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास आइडियल ब्लैक बॉडी। मैंने आपको भी बता दिया, हर बॉडी रेडिएशन इमिट भी करती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है। तो हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, गुड इमिटर गुड एब्जॉर्बर, बैड इमिटर बैड एब्जॉर्बर। ओके, हर वो बॉडी जो कि गुड इमिटर होती है वो एक्चुअली गुड एब्जॉर्बर भी होती है। इसी तरीके से वो बॉडी जो कि बैड इमिटर होती है वो बैड एब्जॉर्बर भी होती है। लेकिन फॉर द ब्लैक बॉडी के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि परफेक्ट इमिटर और परफेक्ट क्या है, ये एब्जॉर्बर। यानी ये परफेक्ट तमाम रेडिएशन को एमिट करने की एबिलिटी रखता है, एब्जॉर्ब करने में तो तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए जो एक बात है आपको बता दूं, ब्लैक होल्स जो हैं उनका हमें इस तरीके से ही पता चलता है कि ब्लैक होल्स जो है वो तमाम रेडिएशन हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं लेकिन इमिट भी करते हैं। जो चीज वो इमिट करते हैं उसके सेंटर से निकलने वाले पार्टिकल रेडिएशन होती है जिससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये ब्लैक होल यहाँ पर है या नहीं। याद रखिएगा,
ब्लैक होल पार्टिकल इमिट भी कर रहा होता है, ठीक है, ये नहीं कि सब कुछ एब्जॉर्ब भी करना। तो परफेक्ट इमिटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर हमारे पास है कौन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम एक ब्लैक बॉडी बनाते हैं अपने लैब के लिए कुछ इस तरीके से कि हम एक कैविटी बना लेते हैं और इस कैविटी के अंदर, ये कैविटी है हमारे पास, राइट, और इस कैविटी को एक बाहर अपर्चर के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि यहां से हम रेडिएशन को इन कराते हैं और ये रेडिएशन जो है ये अंदर आती है, ऐसे टकराएंगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, यहाँ टकराएगी और टकरा के क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो रेडिएशन हम एब्जॉर्ब कराते हैं, उसके बाद इसको उठा के, या अगर आप अंधेरा कर दें तो यहीं से आपको वापस रेडिएशन निकलती हुई मिलेगी। तो पहले जो एब्जॉर्बर था अब वो क्या बन गया? एमिटर बन गया। कोयला इसकी मिसाल है। अभी आपने मेरा ख्याल है कि बारबेक्यू किया होगा तो जो कोल होता है, कोयला होता है, उसको आपने देखा होगा, उसको आप हीट देते हैं, उसके बाद वो हीट इमिट भी करता है, तो वो रेड हॉट हो जाता है, राइट। अच्छा, रेड हॉट से मुझे टेक्नोलॉजी और याद आ रही है कि हमारी दुनिया में जो चीजें हैं वो ज्यादा ज्यादा कितनी गर्म हो सकती हैं, उसके लिए जुमला इस्तेमाल होता है रेड हॉट, यानी कितनी गर्म होती है कि बिल्कुल सुर्ख हो जाए। लेकिन साइंस वाले इससे आगे जा चुके हैं जनाब। साइंस वालों ने और ज्यादा गर्म किया तो वो रेड से येलो पे चला गया, येलो से ब्लू पे चला गया, ब्लू से वो व्हाइट पे चला गया। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है फिजिक्स में, हम तो एक बहुत ज्यादा गर्म चीज के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं व्हाइट हॉट। समझ आ रही है? तो व्हाइट हॉट का मतलब है एक्सट्रीमली गर्म जो है, तो व्हाइट को व्हाइट होता है। व्हाइट साइड क्या है? वी स्टिल डोंट नो। व्हाइट इज द लास्ट जो अभी तक हमारे पास है कि वो व्हाइट में अपेयर होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मुतालिक हमारे पास हमने कुछ कर्व्स बनाए। वो कर्व किस तरीके से बनाए कि हमने इस एक्सिस पे वेवलेंथ और इस एक्सिस के ऊपर हमने इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, राइट। तो हमने वेवलेंथ वर्सेस द इंटेंसिटी के कुछ कर्व बनाए। ये कर्व क्या थे? ये जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही है उसको स्टडी करना, अच्छे तरीके से बात याद रखिएगा। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है उस रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हमने वेवलेंथ वर्सेस द इंटेंसिटी कुछ कर्व बनाए और उन कर्व्स को फिर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और जब हम उनको एक्सप्लेन करने लगे तो जो फिजिक्स हम जानते थे उस फिजिक्स से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये हैरतअंगेज बात है। तो जब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से निकल रही है उसकी नेचर के बारे में जो कुछ हम फिजिक्स में पहले जानते थे उसको चेंज करने की जरूरत थी। और उसको चेंज किया था मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने कहा कि रेडिएशन को जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ये समझते हैं, वो मैं बात कर लूंगा, ठीक है। उसको कहा कि अब उसको कॉन्सेप्ट को आप चेंज करके इस तरीके से मान लीजिए। और जब हमने उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया तो ब्लैक बॉडी से निकलने वाले तमाम रेडिएशन को हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। सारा थीम समझ में आ रहा होगा मेरा ख्याल है। कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है वेवलेंथ वर्सेस द इंटेंसिटी, हम कुछ कर्व बनाएंगे। उन कर्व्स की एक्सप्लेनेशन उस वक्त की जो फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। हमने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया, मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो जो नया पुराना कॉन्सेप्ट अभी भी वैलिड है, प्लीज बी केयरफुल। ये मत समझिएगा पुराना कॉन्सेप्ट गलत है, वो जिन जगहों पर अप्लाई होता है वहां पर अभी भी परफेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं, ओके। तो जो नया कॉन्सेप्ट था उसको जब हमने अप्लाई किया अपनी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कर्व के ऊपर तो उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें समझ में आया कि ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन बेसिकली जो उनकी नेचर है वो नहीं है जिसको हम समझ लेते हैं, उसकी नेचर बल्कि डिफरेंट है, ओके। तो मैं कर्व कुछ दिखाता हूं आपको और फिर यहां पर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनाब, वही कर्व है जिसकी मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है, नैनोमीटर में लिया हुआ, कोई मसला नहीं, वेवलेंथ पे आपने ध्यान देना है। और जो ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है इसके ऊपर हम इंटेंसिटी को बेसिकली मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी है हमारे पास जूल्स पर नैनोमीटर के अंदर। अच्छा जी, अब बात हमारे पास ये है कि ये कर्व हमें इंडिकेट क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, हर कर्व एक खास टेम्परेचर पे बनाया गया है, बी केयरफुल। मिसाल के तौर पर ये जो ब्लैक से कर्व बना हुआ है, इस पूरे कर्व के ऊपर जो टेम्परेचर है वो फिक्स टेम्परेचर है और वो उसने दिया हुआ है 3500 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सारी मेजरमेंट हो रही है। फिर ये आपके पास जो फिरोजी कलर का नजर आ रहा है कर्व, इसका जो टेम्परेचर है वो 4000 केल्विन है। फिर 4500 केल्विन पे ये ब्लू का कर्व बना हुआ है। फिर ये 5000 केल्विन के ऊपर ये ग्रीन का पूरा कर्व बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये रेड कर्व है, ये 5500 केल्विन पे। सो किसी भी एक कर्व के ऊपर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। नाउ यू कैन सी कि ये जो टेम्परेचर जैसे से मैं वेवलेंथ बढ़ाता जा रहा हूं तो वेवलेंथ जैसे से बढ़ा रहा हूं तो इनिशियली इंटेंसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? मिसाल के तौर पे अगर मैं एक
लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां से स्ट्रेट नीचे, ठीक है, ये मैंने रेड के लिए ड्रॉ किया। तो आप इस लाइन को देख के जरा समझ सकते हैं कि देखिए कि जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाता जा रहा हूं तो रेड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी ये जो 5500 केल्विन पे ना इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही मैं इस वेवलेंथ तक पहुंचा तो मेरे पास मैक्सिमम वेवलेंथ मिल गई। तो याद रखिएगा, हर आपको टेम्परेचर के ऊपर एक मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है जिसे हम कहते हैं लैम्डा मैक्स, जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा किसी लॉ पे, ठीक है, जिसे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हम कहते हैं। तो यू कैन सी के ऑन एवरी कर्व यू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, सही है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हमारे पास है रेड के अंदर, इसमें ग्रीन में, अब ग्रीन के लिए लाइन हो सकता है दोबारा भी रेड है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं तो देखिए इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो मिल रही है। तो हर टेम्परेचर के ऊपर आपको एक मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है, और इसको अगर हम बनाते चले जाएं, राइट, इसको अगर मैं बनाता चला जाऊं हर एक के लिए, तो आपको बहुत जल्द एक चीज समझ में आने लगी है, और वो ये है देखिए कि जैसे जैसे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, जैसे ये ना 3500 से 4000 पे गया, 4500, 5000, 5500, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, ये लैम्डा वेवलेंथ क्या होता जा रहा है, पीछे की जानिब जा रहा है। तो वेवलेंथ यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इस पॉइंट को याद रखिएगा, राइट, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने की। कब आपको बता रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, हर कर्व एक टेम्परेचर पर है। तो हर कर्व का लैम्डा मैक्स की पीछे की तरफ जा रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, लैम्डा में आगे की तरफ नहीं जा रहा है, लैम्डा में पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जो लैम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, हमारे पास कम होती जा रही है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, किसी भी कर्व को आप देखिए, किसी भी कर्व को, रेड वाले को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप रेड वाले कर्व को देखें तो रेड वाले कर्व में आपको समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेवलेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे, देखिए ये लैम्डा मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम के इधर वाला एरिया देखिए, ये सारा एरिया देखिए, और लैम्डा मैक्स के इस तरफ वाला एरिया देखिए, देखिए यहां पर फैलाव ज्यादा है इस तरफ, ये देख रहे हैं, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, सिर्फ रेड को नजर में रखिएगा, बाकी ग्रीन, येलो, ये ब्लू और ये फिरोजी और ये ब्लैक, इन सबको जो है ना निकाल दीजिएगा दिमाग से, सिर्फ यहां पे ये रखिएगा, रेड को याद। तो रेड वाले का ये जो जगह है, इस जगह का एरिया ज्यादा है, इस जगह का एरिया कम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो रेडिएशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ब्लैक बॉडी के लिए ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं लिखता जाता हूं। अच्छा जी, दोबारा आते हैं इसी के ऊपर, वो जो पॉइंट्स लिखे मैं आपको दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, यहां देखिएगा, यहां पे फिर हमें एक बात और समझ में आ रही है कि ये जो मैक्सिमम हमारे पास वेवलेंथ है, इस मैक्सिमम वेवलेंथ पर कर्व का एक टेम्परेचर भी है। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ को अगर हम इस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रीन की जो भी मैक्सिमम वेवलेंथ है उसको ग्रीन के टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्लू की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसको ब्लू के टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास जो फिरोजी है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ को इसके टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें, ब्लैक की मैक्सिमम वेवलेंथ को ब्लैक के टेम्परेचर से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये तमाम जवाबात कांस्टेंट आते हैं हमारे पास। जो भी हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ के टाइम पर कौन सा टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या है, ये चीज हमारे पास क्या आ रही है, ये एक कांस्टेंट के बराबर आ रही है। इसको हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का नाम देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ मेरा ख्याल आपकी समझ में आ गया होगा कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। तो ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, ये वैल्यू फिक्स रहती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कर्व पे आपको दिखाया है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो लैम्डा मैक्स कम हो रहा था। ये वो पॉइंट है जो मैंने लिखा है कि एज टी इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा था तो लैम्डा मैक्स क्या होता, डिक्रीज हो रहा था। आपने देखा था कि कर्व ऐसे था हमारे पास, फिर हमारे पास जो कर्व था वो ऐसे था हमारे पास,
तो ये हमारे पास क्या है, लैम्डा मैक्स है, ठीक है। और ये लैम्डा मैक्स की वैल्यूज है हमारे पास। तो ये लैम्डा मैक्स और इस वक्त जो भी टेम्परेचर है, इस वक्त जो भी टेम्परेचर है और जो भी लैम्डा मैक्स है मेरे पास, ये लैम्डा मैक्स और ये टेम्परेचर, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब ये हमारे पास लॉ कहलाता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 2.9 एक्सपोनेंट -3। और यूनिट बनाना बहुत आसान है, लैम्डा मीटर में होता है और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। तो इट इज मीटर केल्विन। बराए मेहरबानी मिली केल्विन मत पढ़ लीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं मिली केल्विन। दिस इज मीटर इनटू केल्विन, मीटर मल्टीप्लाई बाय केल्विन, ओके। तो ये चीज हमारे पास निकल के आ गई, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारे पास निकल के आ गया। मैंने कहा था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ रही है कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी ये लाइन मैंने बनाई है, तो इस लाइन के इधर का एरिया देखिए और इस लाइन के इस तरफ ये सारा एरिया देखिए, तो आप देख सकते हैं ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है हमारे पास, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा था कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरी एक बात जो है वो और भी याद रखने वाली है, हर ग्राफ का जो ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ के अंडर का एरिया एक खास किस्म की चीज बता रहा होता है हमारे पास। जिसका याद है हमने थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाया था, तो उस ग्राफ के अंडर का जो एरिया था वो वर्क बताता था। तो आज हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान कोई ग्राफ बनाते हैं, जिस तरीके से अभी मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, तो इस ग्राफ के नीचे का ये सारा जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर होता है, ये एरिया हम कहते हैं कि ये होता है इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड के बराबर होता है। और इस चीज को हम लोग लिखते हैं ई। ई आपकी समझ में आ गया क्या, ई इज द इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। यानी ई हमारे पास बेसिकली कितनी एनर्जी इमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये है हमारे पास क्या कहलाता है, ये इस एरिया की फिजिकल मीनिंग है हमारे पास, तो वो है एनर्जी हमारे पास। अच्छा जी, तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। आप अच्छा पहले इक्वल नहीं, पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी किसके। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया आपके पास। अब मैं आपको जो कर्व है वो दिखाता हूं, आप देखिएगा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूं तो एरिया कितना है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो एरिया कितना है वो देखिए। अच्छा जनाब जरा ये देखिए, अब मुझे बताइए ये जो रेड लाइन पूरी बनी हुई है, रेड जो कर्व बना है, इसके नीचे का सारा एरिया ज्यादा होगा या ये जो ब्लैक है, ब्लैक के नीचे का एरिया ज्यादा होगा। ब्लैक के नीचे का एरिया देखिए कितना कम है, देख रहे हैं आप, और रेड के नीचे का एरिया, ये पूरा सारा रेड के नीचे का एरिया हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास एरिया भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एरिया का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड बढ़ रहा है हमारे पास, ओके। तो हमें जो एक पॉइंट और समझ में आ रहा है, वो पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व कह लें, या जिसको मैं कह रहा हूं ई, ठीक है, जिसको मैंने किसका नाम दिया था, ई का नाम दिया था। वो एरिया अंडर कर्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ता जा रहा है विद टी, टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एरिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। एक्चुअली टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये लॉ है। पहले मैंने आपको लॉ एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल जो T है वो T की पावर 4 है, और T मस्ट बी इन केल्विन, बी केयरफुल। जितने भी टेम्परेचर है वो केल्विन में मेजर किए जा रहे हैं, ओके। सो जो इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड है, मिसाल के तौर पे ये पूरा मेरा जो व्हाइट बोर्ड है इसको तुम ब्लैक बॉडी समझ लो, ठीक है। इस ब्लैक बॉडी में मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, इसको मैं कौन सा एरिया कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं यूनिट एरिया। क्या कह रहा हूं, यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया में से क्या निकल रही है, ब्लैक बॉडी है ना, तो रेडिएशन निकल रही है। क्या ख्याल है आपका, ये बात समझ आ रही है।
तो इस यूनिट एरिया में से जो रेडिएशन निकल रही है उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी है 1 सेकंड में। टाइम कितने में 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कोई यूनिट एरिया कितनी रेडिएशन इमिट कर रहा है उसे हम कह रहे हैं ई, जो कि हमें ग्राफ्स में जो भी कर्व होता है उसके अंडर का एरिया होता है वो। बात समझ में आ गई। और वो जो एरिया है या वो जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। ये हमारे पास कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है। तो इसको जब हम इज इक्वल टू करते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू पावर 4 आता है हमारे पास। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मेरा समझ में आ रहा होगा। तो ये लॉ हमारे पास हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये सिग्मा हमारे पास कहलाता है एमिसिविटी कांस्टेंट। इसको आमतौर पे कहते हैं हम लोग एमिसिविटी कांस्टेंट कहते हैं इसको। और इसकी वैल्यू फॉर ब्लैक बॉडी के लिए याद रखिएगा, इसकी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। और ब्लैक बॉडी के अलावा जितने भी है उसके लिए लेस देन 1 होती है। तो ये जो एमिसिविटी कांस्टेंट होता है बेसिकली ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी रेडिएशन इमिट करती है और कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। ब्लैक बॉडी क्या है? परफेक्ट इमिटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर। 100% इमिट 100% एब्जॉर्ब करेगी, 100% इमिट करेगी। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो रिलेटिव वैल्यू होगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास है 5.67 10⁻⁻8, राइट। अच्छा, जब हम ये वैल्यू लिखेंगे तो ये जो हमारे पास E है इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा? ये होता है जूल इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर टाइम का सेकेंड, और जो टेम्परेचर है उसका क्या है? केल्विन, और उसकी पावर 4। तो मैं जरा इसको बना लेता हूं। देखिए, ये जूल पर सेकंड हमारे पास क्या कहलाता है? जूल पर सेकंड हमारे पास कहलाता है वॉट। पावर की यूनिट है ना जूल पर सेकंड। पावर क्या होती है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क जूल, टाइम सेकंड, तो जूल पर सेकंड वॉट। तो ये हमारे पास बन जाता है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन की पावर 4। ये हमारे पास यूनिट है किसका? 5.67 10⁻⁸। याद करना बहुत आसान है। 5 6 7 8 कितना सिंपल नंबर जा रहा है? 5.67, तो अगला क्या होगा? 8, तो पावर -8। सर, टेम्परेचर की फोर्थ पावर का क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर की फोर्थ पावर का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो पूरा कर्व था हमारे पास ये यूनिफॉर्म कर्व बनना चाहिए था। जो कि मैंने पहले कहा कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है टेम्परेचर के, लेकिन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की कितनी पावर के? तो एक्सपेरिमेंट हमें बता रहे हैं टेम्परेचर की फोर्थ पावर की। ये क्या? एक कर्व ऐसा होता है, यहां छोटा सा बना के दिखाता हूं। एक कर्व होता है ऐसे, देख रहे हो? बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ये अगर एक लाइन लगा लेते हैं, इधर का एरिया, इधर का एरिया, ये सारे क्या है? इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप रिसर्च में जाएंगे तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह जब भी जिंदगी में जाए। तो वो ये कहलाता है यूनिफॉर्म। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है कौन सी पावर के? फोर्थ पावर के। ये कहना चाह रहा हूं। यहीं से हम एक और लॉ की बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं रिले जीन्स लॉ। तो रिले जीन्स लॉ बेसिकली हमारे पास क्या है? रिले जीन्स लॉ यही है कि ये जो एनर्जी इमिट हो रही है ये बेसिकली ये एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की फोर्थ पावर के। इसे हम कहते हैं रिले जीन्स लॉ। नाम नहीं लिख रहा, याद रहेगा, रिले जीन्स लॉ। तो रिले जीन्स लॉ क्या है? इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपॉन में लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो जिस वक्त जो भी वेवलेंथ आप नोट कर रहे हैं अपने कर्व में, उस वेवलेंथ की फोर्थ पावर लगाएं, वो फोर्थ पावर की वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सीधी सी बात है। एनर्जी बढ़ाते हैं तो जिस हमारा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत जल्दी हम पढ़ लेंगे कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से वो कहानी भी हमारे सामने आ रही है कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। ओके, अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आप कह सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड और वेवलेंथ की फोर्थ पावर का प्रोडक्ट किसके बराबर है?
कांस्टेंट के बराबर, ये भी कह सकते हैं। ये सारी जो हमने कहानी अब तक आपको सुनाई है, ये हमारे पास कहलाता है कौन सा, हमारे पास कहलाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लॉज हैं। अच्छा, इसमें जो रिले जीन्स लॉ है, इसका कर्व भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब आपको ये कर्व नजर आ रहा होगा। इस कर्व के ऊपर उसने क्या किया हुआ है कि ये मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर कर्व है, तो अब तक हम समझ चुके हैं। ये जो कर्व है, इसका जो पीक पॉइंट है, फिर ये 1750 केल्विन के ऊपर जो कर्व है, उसका जो पीक पॉइंट है, फिर 1500 केल्विन पे जो कर्व है, उसका जो पीक पॉइंट है, फिर 1250 केल्विन पे जो पीक है, जो कर्व है, उसका जो पीक पॉइंट है। तमाम पीक पॉइंट को आपस में मिला लिए, नजर आ रहा है बात? ये तमाम पीक पॉइंट्स को जब आप आपस में मिला लेते तो ये कर्व बनता है। ये कर्व बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये रिले जीन्स लॉ का कर्व है। किसका कर्व है? रिले जीन्स लॉ का कर्व है। तो ये जो रिले जीन्स लॉ का कर्व है, इसमें एक खराबी आप जरा नोट कीजिएगा। वो खराबी ये है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, देख रहे हैं 1250 से 1500, 1750, 2000 तक चला गया, और हर कर्व के मैंने पीक पॉइंट्स को आपस में मिलाया। तो ये जो रेड लाइन नजर आ रही है ना, इस रेड लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो रेड लाइन है जो तमाम पीक पॉइंट्स को मिलाया, इस रेड लाइन की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू पावर 4, जिसको मैं कह रहा हूं रिले जीन्स लॉ। बी केयरफुल। ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन रिले जीन्स लॉ का कर्व है, यानी रिले जीन्स लॉ की इक्वेशन ये कर्व बनाती है। अब इसमें खराबी जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि देखिए, वेवलेंथ जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं, ये वेवलेंथ कम करते चले गए, तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो आप वेवलेंथ की एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच गए जिसके बाद ये देखिए बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ जा रहा है। यानी इस वेवलेंथ के ऊपर ये आपको इतनी ज्यादा इंटेंसिटी दे रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है। बात समझ रहे हैं? ये जाता जा रहा है यहां से सीधा ऊपर और ऊपर। ये तुमने यहां रोका हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर हमारे पास बहुत हाई इंटेंसिटी मिल रही है। ऐसा होता नहीं है। ये इतनी हाई इंटेंसिटी का मतलब ये है, यहां पर वो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है यूवी, अल्ट्रा वायलेट। हम जो रंग देखते हैं वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विजिबल। अल्ट्रा वायलेट यहां पर है, जबकि ये यहां पर दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई है इसकी। यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है? देखो, विजिबल लाइट की सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है? वायलेट। वायलेट से ऊपर क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट से ऊपर एक्स रेज, फिर गैमा रेज। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये तो इन्हीं वेवलेंथ पे, इन्हीं कम वेवलेंथ के ऊपर, यानी अपने इस कर्व की वेवलेंथ के ऊपर ये ना जाने कहां जा रहा है। इंफ्रारेड यहां पर है, विजिबल लाइट यहां पर है, अल्ट्रावायलेट यहां पर है, और यहां पे ना जाने कौन सी एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो ये कर्व बहुत ही गलत तरीके से एकदम ऊपर चला गया। इस चीज को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, समझ रहे हैं? कैटास्ट्रोफी हम कहते हैं, किसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफी? होती है ना, क्या कहते हैं, जैसे कुछ ज़लज़ला आता है तो तबाही बर्बादी होती है, तुम क्या बोलते हो? बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई है। तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहलाता है। कैटास्ट्रोफी मींस के मतलब अब ये यहां पर आपको अल्ट्रावायलेट के रीजन में पहुंचाना शुरू कर दिया, विच इज रॉन्ग। अल्ट्रावायलेट तो कुछ यहां वेवलेंथ पे मुझे मिलना चाहिए था। ये बात मेरा ख्याल है कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा कि ये इक्वेशन इन तमाम पीक्स की, जितने भी हमारे पास पीक्स हैं, ये तमाम जो पीक्स हैं, इन पीक्स को मिलाने से जो कर्व बनता है हमारे पास, इस कर्व को एक्सप्लेन करता है हमारा रिले जीन्स लॉ। लेकिन रिले जीन्स लॉ बहुत जल्द आपको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी के ऊपर ले जाता है, विच मींस कि वो कहता है कि अल्ट्रावायलेट के रीजन की एनर्जीज इन वेवलेंथ पे आ गई, जबकि वहां पर वो नहीं होती। तो ये इस लॉ में ये भी खराबी है। अच्छा, अब सवाल आखिर में ये करते थे कि ये जो जितने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हमने लॉ पढ़े, इन तमाम लॉ में बेसिकली हमारे जहन में क्या था? जो रेडिएशन है उसकी नेचर क्या है? तो रेडिएशन की जो नेचर है वो वेव नेचर है। यस, बी केयरफुल। हमारे पास अब हम जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, हम बात करेंगे दो किस्म की नेचर की। एनर्जीज जो की नेचर है वो क्या है? क्या एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस है और वेव नेचर रखती है, या एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट है और पार्टिकल नेचर रखती है? तो याद रखिएगा, अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वेव नेचर के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि जो एनर्जी है उसका ताल्लुक इंटेंसिटी के साथ हो, सो हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा, जो कि हमने इन तमाम जगहों पे डिस्कस कर लिया, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी को भी देख लिया। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लॉज थे वो हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि
अब मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं वो बेसिकली इस बात के ऊपर बेस करते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। एनर्जी का ताल्लुक इंटेंसिटी के साथ है। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैक्स प्लैंक ने इसका ऑपोजिट बात की। मैक्स प्लैंक ने क्या बात की? मैक्स प्लैंक ने यह कहा कि जब आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसका ताल्लुक है फ्रीक्वेंसी के साथ में। ओके, तो इसके बाद में आपसे मैक्स प्लैंक की लॉ की बात करूंगा। आज मैं इसको यहीं तक रखता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या वजह थी कि जो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन है, उन रेडिएशन को हम जो है किसी एक लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसकी वजह जो थी वो ये थी कि प्लैंक्स ने जब अपना लॉ पेश किया, जिसे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी हम लोग कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लैंक्स ने ये सजेस्ट किया कि हम जो है रेडिएशन की या एनर्जी की जो नेचर समझते हैं, एक्चुअली वो नेचर नहीं है बल्कि कोई और नेचर है। तो ये हमारे पास मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न एस्पेक्ट है इसका एनर्जी का। एनर्जी का एक व्यू, एक एस्पेक्ट वो है जो कि हमने पढ़ रखा है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, या जिसको आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ रखा था कि जो एनर्जी है वो बेसिकली किन एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और एनर्जी जो है वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि हमें बात मजीद समझ में आ जाए। जो पहले इन दोनों में फर्क है वो फर्क ये है कि क्लासिकल हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है, और जितना एम्पलीट्यूड कम होता है उतनी एनर्जी हमारे पास क्या होती है? कम होती है। जबकि जो मॉडर्न हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एनर्जी का ताल्लुक बेसिकली किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना एम्पलीट्यूड हमारे पास कम होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉरी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी एनर्जी हमारे पास कम होगी। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस करता है। और जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस करता है? वो हमारा एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस करता है। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो ये समझता है कि जो एनर्जी है उनकी जो नेचर है वो कौन सी नेचर है? वेव नेचर है। तो ये वेव के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेव की बात कर रहे हैं। जबकि जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस करता है? वो पार्टिकल कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। हम ये समझते हैं कि एनर्जी की जो नेचर है वो नेचर कौन सी नेचर है? पार्टिकल नेचर है हमारे पास, राइट। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि अगर मैं समंदर के पानी की मिसाल दूं या सुनामी की हम मिसाल दें, तो सुनामी में ना वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, ठीक है। उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, और यानी 10-10 मीटर, 20-20 मीटर, इतनी हाई एम्पलीट्यूड की हमारे पास वेव्स बनती हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना एम्पलीट्यूड वेव का ज्यादा होगा, आप खुद सोचें, अगर आप सी साइड पर खड़े हुए हैं, एक वेव आपकी तरफ आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड कम है, और एक वेव आपके पास आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सी वेव के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका एम्पलीट्यूड कम है, जिसका ज्यादा है? सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी कि वो वेव जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दैट विल कैरी मोर एनर्जी। तो जो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा है उतना एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है बेसिकली, इसके लिए आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेंसिटी, राइट। हम इसके लिए इंटेंसिटी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, या एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? इंटेंसिटी भी हम लोग इसको कहते हैं। तो दोनों हमारे लिए सेम मीनिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई एम्पलीट्यूड में ज्यादा एनर्जी होगी। सो दिस इज बेसिकली द वेव कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, दिस इज हमारा पार्टिकल कॉन्सेप्ट। फिर हमारे पास ये है कि इसमें जो एनर्जी है हमारे पास वो है कंटिन्यूअस। जो एनर्जी है इज कंटिन्यूअस, जबकि यहां पर जो हमारे पास एनर्जी जो है इज डिस्क्रीट। यहां पर एनर्जी हमारे पास टुकड़ों में बटी हुई है, जबकि यहां एनर्जी हमारे पास एक रीजन, एक स्पेस में फैली हुई है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी का कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट है, जबकि यहां पे एनर्जी का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
ये जो डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि एनर्जी जो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, इसी डिस्क्रीट को यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी इज quantized in small packets called photon। तो एनर्जी के हमने कहा कि जी वो बहुत स्मॉल से जो है वो क्या है, पैकेट्स हैं, बहुत स्मॉल जो है वो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स एनर्जी है उनकी, और उसको हमने किसका नाम दिया था, फोटोन का नाम दिया था, राइट। जबकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट है, वेव का कॉन्सेप्ट है, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट था, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो हमारे पास जो है वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था हमारे पास एक, ठीक है, एक हमारे पास था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था हमारे पास, और एक हमारे पास था रेले जीन्स लॉ था हमारे पास। सो हमने ये तीन लॉ से ब्लैक बॉडी की रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हम किसी एक लॉ से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था टू अंडरस्टैंड द एनर्जी, वो बेस कर रहा था जिस चीज के ऊपर या जिस क्लासिकल व्यू के ऊपर, वो क्लासिकल व्यू को ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन फॉलो नहीं कर रही थी। ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, राइट। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को मजीद अब आगे लेके चलेंगे। अच्छा, इनमें कॉमन बात भी है, कॉमन बात यह है कि जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये भी कहता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व है, और जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो भी ये बोलता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व है। ठीक है, कॉमन बात भी पता होनी चाहिए कि दोनों में जो कॉमन है वो ये है कि एनर्जी की जो नेचर है वो दोनों के यहाँ ये है कि वो नेचर क्या है, वो कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व होती है। तो हम फोटोन की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, राइट। तो एनर्जी को हम लिख रहे हैं ई प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी को, ये सिंबल लिख रहे हैं जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एन यू, न्यू पढ़ते हैं। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और जब हम इज इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एच, और साथ में आता है हमारे पास न्यू। ये एच हमारे पास कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.634 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। ये हमारे पास का यूनिट है, राइट। और यहां पे हमने ये कहा, इसको मजीद इस तरीके से कहा, या तो एनर्जी हमारे पास होगी 1h न्यू, या एनर्जी हमारे पास होगी 2h न्यू, या एनर्जी होगी 3h न्यू, एंड सो फोर्थ। लेकिन हमारे पास एनर्जी हो 1.75h न्यू, ऐसा नहीं। हम क्या, एनर्जी हमारे पास है जी 9.26h न्यू, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नंबर जो है हमारे पास 1, 2, 3 के अंदर जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, ओके। तो जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है हमारे पास किसका, फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, फ्रीक्वेंसी का। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है वो है NH न्यू, NH न्यू है, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो एंड सो फोर्थ। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं इंटीजर्स। अच्छा, अब फोटोन जो है हमारे पास, फोटोन की एनर्जी हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, यानी E = H न्यू से हम एक्सप्लेन करेंगे फोटोन की एनर्जी। फोटोन हमारे पास क्या है जनाब, फोटोन हमारे पास है एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है, या इसको आप कह सकते हो कि ये एक क्या है, पार्टिकल है हमारे पास। ये हमारे पास चार्ज लेस पार्टिकल है, ये हमारे पास मैस लेस पार्टिकल है, कोई मैस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये क्या है कि इंटरेक्ट कर सकता है, इंटरेक्ट with all charge particle
तमाम चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो किस फॉर्म में लेता है? फोटॉन्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन एनर्जी देता है तो किस फॉर्म में देता है? फोटॉन की फॉर्म में। ये मतलब है इंटरेक्शन का। प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन जो एनर्जी लेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, प्रोटॉन जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन होगी। तो इट कैन इंटरेक्ट विद ऑल चार्ज पार्टिकल्स और इंटरेक्ट विद सम न्यूट्रल पार्टिकल। तमाम न्यूट्रल पार्टिकल के साथ फोटोन जो है वो इंटरेक्ट नहीं करता तमाम के साथ। अब बहरहाल हम अपने इंटरमीडिएट के लेवल पे जिस न्यूट्रल पार्टिकल को जानते हैं वो न्यूट्रॉन है, उसके साथ तो बहरहाल ये इंटरेक्ट करता है। ओके, न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन और भी हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, उनके साथ क्या ये इंटरेक्ट करता है या नहीं करता, ये एक सवाल है। तो तमाम न्यूट्रल पार्टिकल, जैसे न्यूट्रिनो है वो भी एक न्यूट्रल पार्टिकल है, राइट, लेकिन चूंकि हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास याद रखिएगा जो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो इनफिनिट है। लाइफ स्पैन इज इनफिनिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसकी जो जिंदगी है वो लामहदूद है। अगर फोटोन जा रहा है और फोटोन के रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आया तो फोटोन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। सही है? इसके कहने का मतलब ये है कि नो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टूटना, खत्म हो जाना, बिखर जाना। और नो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस कहते हैं ना गैर इख्तियारी। तो गैर इख्तियारी तौर पर खुद ब खुद जो है ये डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चलते रहते खुद ही इसकी एनर्जी खत्म होती आ रही है, खत्म होता रहा है, नो। तो इसलिए हमारी जो नॉलेज है अबाउट द यूनिवर्स दैट इज बेस्ड अपॉन फोटॉन्स, राइट। हम अपने जो टेलीस्कोप लगा के यूनिवर्स से फोटोन रिसीव कर रहे हैं, वो फोटोन फर्ज करें अगर वो फोटोन किसी स्टार से आ रहा है और वो स्टार हमसे 10 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर है। लाइट ईयर समझते हैं ना? लाइट अपनी स्पीड से 1 ईयर तक ट्रेवल करती रहे। लाइट की स्पीड क्या है? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। सही है? तो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट अगर 1 ईयर तक ट्रेवल करती रहे, 1 ईयर तक, तो इसे हम कहते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर बेसिकली इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बी केयरफुल। लाइट ईयर, ये जो लफ्ज है अलग से मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो लाइट ईयर है इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास लाइट ईयर। तो अगर हमसे 10 लाइट ईयर के डिस्टेंस के ऊपर कोई स्टार मौजूद है तो उस स्टार से जो इंफॉर्मेशन हम तक आ रही है वो कौन लेकर आ रहा है? वो ये फोटॉन्स हमारे पास लेकर आ रहे हैं। तो फोटॉन इज द सोर्स जो कि कन्वे कर रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। ओके, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन इसमें नहीं। फिर याद रखिएगा कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम लिखते हैं E = mc², राइट। और इसको अगर मैं नाम दूं इस वाली इक्वेशन को 1 और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? एनर्जी है। तो दोनों की राइट हैंड साइड को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो जब दोनों की राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करते हैं तो इसको हम लिखते हैं mc/c। ठीक है ना? c² है ना, तो 2 दफा c लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू यहां पर मेरे पास क्या है? h न्यू, तो मैं लिख सकता हूँ h न्यू। अब m हमारे पास मास है और c क्या? स्पीड। मास टाइम स्पीड, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या होता है? मोमेंटम। तो ये mc मेरे पास क्या बन जाएगा? दिस mc बिकम मोमेंटम p, और साथ में क्या है? c इज इक्वल टू h न्यू। उसके बाद ये c को उस तरफ लेके चले जाए क्वेश्चन के, तो p इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c। दिस इज बेसिकली द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये फोटोन का मोमेंटम है, प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, तो फोटोन का जो मोमेंटम है, अगर मैं आपसे कहूं फोटोन की एनर्जी, तो आपने मुझे बताना है h न्यू। और अगर मैं कहूं फोटोन का मोमेंटम, तो इस h न्यू के नीचे क्या लिख दो? c। बस ये रट लो जरा अच्छे तरीके से। ठीक है, एनर्जी कितनी है फोटोन की? h न्यू, और इस h न्यू को अगर हम c से डिवाइड करते क्या बन जाएगा? हमारे पास मोमेंटम बन जाएगा। इनकी तफसीलात के अंदर कि ये मास लेस पार्टिकल है बट इट हैज ए मोमेंटम, इसके बारे में मैं अभी बात आपसे नहीं करना चाहता। एप्टीट्यूड टेस्ट में इतनी इन-डेप्थ फिजिक्स की हम बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर रेगुलर कोई सेकंड ईयर फिजिक्स क्लास होती तो मैं कुछ मिसालें देता, कुछ बात बताता,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ इसको इंटरेक्ट करता और फिर आपको समझाता कि हो क्या रहा है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बी केयरफुल, कीप इन योर माइंड कि फोटोन इज ए massless पार्टिकल बट इट हैज ए मोमेंटम। ओके, इसका मोमेंटम है हमारे पास। तो दिस इज स्टोरी ऑफ द फोटोन। मेरा ख्याल है काफी है ये सारी बातें इसके बारे में। अब इसको मिटा देते हैं और आगे बात। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारा फोटोन है वो किस किस्म की फोर्स को कैरी कर रहा है, तो आप इसको क्या बताओगे? क्योंकि हमने देखो ना, अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट यानी रोशनी जो है वो किससे कंपोज हुई है? फोटोन से। अब भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। तो क्योंकि फोटोन से कंपोज हुई है और लाइट के बारे में हम पढ़ के आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर है। याद रखिएगा, फोटोन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर है। और फोटोन जहां जाता है वहां पर अपने साथ क्या लेके जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।